फिर मसल्स भी मौजूद हैं और मसल्स 4 बैंड्स में मौजूद हैं, 2 डॉर्सोलेटरल और 2 वेंट्रोलेटरल। डॉर्सोलेटरल का मतलब है कि कमर की दोनों साइडों पे, डॉर्सोलेटरल का मतलब होगा एक इस तरफ मौजूद है और एक इस तरफ कमर के साथ साथ चल रहा है, और वेंट्रोलेटरल का मतलब है कि इस एंगल में पेट की दोनों साइडों पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पतले लंबे से दिखाए हुए हैं सेल्स, ये एक्चुअली मसल सेल्स हैं, और आप देखें तो ये मसल सेल्स इस तरफ मौजूद हैं, इस तरफ मौजूद हैं, तो ये कमर की दोनों साइडों को उसने कवर किया हुआ है, तो ये डॉर्सोलेटरल हैं। इसी तरह पेट की दोनों साइडों पे भी मसल्स मौजूद हैं, इनको वेंट्रोलेटरल कहते हैं, और उसकी वजह से ये इस तरह बेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में, या इस डायरेक्शन में भी बेंड कर सकते हैं, तो अमूमन इस तरह मूव करते हैं। तो डॉर्सोलेटरल और डॉर्सोवेंट्रल मसल के बैंड्स हैं जिनके जरिए से मूवमेंट होती है, और डॉर्सोवेंट्रली बेंड कर सकते हैं, यानी कमर और पेट के रुख पे मुड़ सकते हैं, और उसकी वजह से पानी के अंदर या बॉडी के अंदर स्विमिंग कर रहे होते हैं। अंडुलेटिंग वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, यानी कि लहरें चलती हैं बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, और उसके जरिए से स्विम कर सकते हैं। सर्कुलर मसल्स इनके अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि बॉडी में दायरे के रुख मसल्स मौजूद नहीं है। आपने हाइड्रा वगैरह के अंदर देखा था कि वहां पे लंबाई के रुख मसल लगे हुए थे, और सर्कुलर मसल्स थे जो बॉडी को दबाकर पतला लंबा कर लेते हैं या बॉडी को बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये 4 बैंड चल रहे हैं बॉडी में मसल्स के। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि अमूमन बॉडी छोटी सी है, और जनाब बॉडी अमूमन इतनी मोटी भी नहीं है कि सेल्स बाहर वाले पानी से ज्यादा दूर हो जाएं। तो बाहर अमूमन करीब ही पानी मौजूद होता है, तो उसके साथ गैसेस का एक्सचेंज कर लेंगे, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी जरूरत नहीं है कि गैसेस का एक्सचेंज सारे सेल्स अपना अपना डायरेक्टली करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बगैर गुजारा नहीं है, तो वो अलबत्ता मौजूद है। टेस्टिस और ओवरीज होती हैं, अमूमन सेक्सेस सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग-अलग हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उन एग्स से उसी तरह जाइगोट और फिर एम्ब्रियो और फिर लार्वा बनता है। लार्वा कोई होस्ट ढूंढेगा, उसके अंदर जाकर ग्रो करके एडल्ट बनाएगा। तो इस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे पैरासिटिक वर्म्स आते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं, और उनके अंदर बीमारियां कॉज करते हैं। मसलन प्लांट्स को बीमार कर सकते हैं, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। ये किसी के पेट से निकाले हुए कीड़े आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पे, जो उसने ऑपरेशन के बाद निकाला गया, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कई दफा वो एलिमेंट्री कैनाल को ब्लॉक कर सकते हैं, इतने ज्यादा होते हैं। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस ह्यूमन का पैरासाइट है, और ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और आपकी खुराक चोरी करके खाता रहता है। रेप्टाइटस की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो सॉइल के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं। सॉइल के अंदर अगर फीसिस वगैरह पड़ी हुई हैं तो वहां पे उसको खा के गुजारा करते हैं। यहां पर नीचे वाली तस्वीर में आपको दिखाए हुए हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं। एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस को हम पिन वर्म कहते हैं। अब ये इनके ये जो एग्जांपल्स हैं ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम पिन वर्म कहते हैं। ये सारी दुनिया में इंसानों में पाए जाते हैं, यूरोप और अमेरिका में कॉमन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन काज करते हैं, यानी कि वहां पे जाकर रहते हैं। और जब ये मूव करते हैं, अंडे वगैरह देते हैं, तो एनस के करीब आकर अंडे देने होते हैं इन्होंने, इंटेस्टाइन से एनस की तरफ आते हैं, और उसकी वजह से एनस में खारिश होती है, जिसको आपने पंजाबी में सुना होगा चमूने। सुना है नाम? चमूने लड़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस है। म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अमूमन रात के वक्त इनकी एक्टिविटी होती है, तो इस वजह से उनको बच्चे को नींद नहीं आती, और फिर उसकी भूख भी मर जाती है, खाना भी बच्चा नहीं खाता, कमजोर कर देते हैं बच्चों को। इसी तरह एक और है एनसाइक्लोस्टोमा डुओडिनेल हुकवर्म, इसको हम कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, यानी छोटी आंत के अंदर रहता है। एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप में कॉमनली पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा हुआ है कि उंगली जैसे उभार होते हैं, जिनको विलाई कहते हैं। तो विलाई में ब्लड की सप्लाई होती है, तो ये उसमें सुराख करके खून चूसता है, और ये ऐसा एंटीकोआगुलेंट प्रोड्यूस करता है। एंटीकोआगुलेंट कहते हैं ऐसा केमिकल जो खून को जमने ना दे, ताकि वो
खून बहता रहे और ये उसे पीता रहे। तो ये जनाब वहां पे सुराख करता है, उसके ऊपर एंटीकोगुलेंट लगा देता है, खून पीता रहता है, इसका पेट भर जाता है, फिर ये साइड पे हो जाता है, लेकिन वहां पे वो एंटीकोगुलेंट लगा हुआ है और उसकी वजह से खून बहता जाएगा। अल्टीमेटली कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की वजह से बच्चे में एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, और उसकी वजह से जब इनकी इन्फेस्टेशन हो तो उसकी वजह से फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बच्चे की मुतासिर हो रही होती है कि उसको खुराक खुद मतलब वो जितनी खुराक खा रहा है वो सारी जाया हो रही है, इस तरह ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते बच्चे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सॉइल के अंदर फ्री लिविंग है, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर पैरासाइट नहीं है बल्कि मिट्टी वगैरह के अंदर रह रहे होते हैं और बहुत कॉमनली पाए जाते हैं सॉइल में। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, यानी कि कोई फीसिस, कोई पत्ते, कोई और डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है तो उसको खा पी के खत्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पे सिंगल रॉटिंग एप्पल में, यानी कि एक जो सेब पड़ा हुआ गल सड़ रहा है उसमें 90,000 तक वर्म्स हो सकते हैं और वो उसको डाइजेस्ट कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, और 1 एकड़ सॉइल में अरबों की तादाद में ये वर्म्स पाए जाते हैं। आप कलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देख भी सकते हैं।